बंगाल में संदेश खाली का मामला इस बार के चुनाव में ममता बनर्जी की राजनीति को भारी पड़ रहा है। संदेश खाली को लेकर ममता बनर्जी पर सवाल उठते रहे और इस मामले में उनकी पुलिस की जांच पर सवाल उठते रहे। यह कहा जाता रहा है कि इस मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए, जिससे सच सामने आएगा, क्योंकि बंगाल पुलिस की जांच पर बहुत लोगों को भरोसा नहीं था। लेकिन जिस बात से ममता बनर्जी सरकार बच रही थी, वो आखिरकार उनके गले में आकर फंस गई, क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली मामले की अब सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है। अपने आदेश में हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच के लिए एसआईटी के गठन का आदेश दिया है। सीबीआई की एसआईटी की टीम कोर्ट की निगरानी में जांच करेगी और पूरे मामले की रिपोर्ट सौंपेगी। सीबीआई की टीम संदेश खाली की महिलाओं द्वारा लगाए गए सभी आरोपों की जांच करेगी, जिसमें गैंग रेप, यौन उत्पीड़न, जमीन हड़पने और जबरन वसूली के मामले शामिल हैं। यह मामला अब पहुंच गया है सीबीआई के हाथ में। संदेश खाली मामले में सीबीआई जांच की मांग हो रही थी, लेकिन जब तक राज्य सरकार न चाहे तब तक सीबीआई जांच नहीं हो सकती। लेकिन अब हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया तो सीबीआई जांच को कोई नहीं रोक सकता। हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश के बाद ममता बनर्जी सरकार की परेशानियां क्यों बढ़ेंगी, इसकी वजह भी आपको बताता हूं। दरअसल संदेश खाली के मामले को दबाने के जो आरोप ममता सरकार पर लग रहे थे, वो मामला अब किसी तरह से दब नहीं पाएगा, ये लोग कह रहे हैं। संदेश खाली मामले में ममता बनर्जी की पुलिस की जांच पर लोग सवाल उठा रहे थे, शंका जाहिर कर रहे थे। लेकिन अब कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के हाथ में जांच आएगी तो तेजी से जांच आगे बढ़ेगी। सीबीआई अपनी जांच के लिए राज्य सरकार के किसी भी रैंक के अधिकारी को पूछताछ के लिए बुला सकती है। संदेश खाली के मामले में एक पोर्टल भी बनाया जाएगा, जिस पर कोई भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। यानी संदेश खाली के कई और पीड़ित भी सामने आ सकते हैं, जो अब तक किसी डर या दबाव या किसी और वजह से हो सकता है सामने ना आए। पूरे मामले में शेख शाहजहां जैसे कई और नेताओं के भी नाम सामने आ सकते हैं और बड़े राज खुल सकते हैं। उत्पीड़न, जमीन हड़पने और बच्चों की तस्करी के आरोप में मजबूत सबूत सामने आ सकते हैं। यानी सीबीआई की जांच बंगाल में, जो एक बड़ा कॉमन टर्म बन गया पिछले विधानसभा चुनाव के बाद, खेला होबे, वो खेला हो सकता है। संदेश खाली मामले में मुख्य आरोप शाहजहां शेख पर है, जो ममता बनर्जी की पार्टी का नेता था, और ममता बनर्जी पर इसी शाहजहां शेख को बचाने के आरोप लग रहे थे। ममता बनर्जी की टेंशन इसलिए भी बढ़ती जा रही है क्योंकि इस केस में सीबीआई की फुल फ्लैश एंट्री के बाद शाहजहां शेख की मुश्किलें बढ़नी तय। सीबीआई को इस मामले में ज्यादा मेहनत इसलिए भी नहीं करनी होगी क्योंकि पहले से संदेश खाली के एक मामले की जांच सीबीआई कर रही है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ईडी अधिकारियों पर हुए हमले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। वहीं ईडी की जांच रिपोर्ट से भी सीबीआई को केस की तह तक जाने में मदद मिलेगी। दरअसल पिछले 42 दिनों से जेल में बंद शाहजहां शेख इस वक्त ईडी की कस्टडी में है। पूरे मामले में अभी तक संदेश खाली के 18 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें शाहजहां शेख के साथी उत्तम सरकार और शिबू हजारा भी। शाहजहां शेख, उत्तम सरकार और शिबू गैंगरेप का भी आरोप है। सूत्रों के मुताबिक शिबू हजारा के नाम पर शाहजहां शेख ने कई अवैध संपत्तियां खड़ी कर रखी थी। इस मामले में शाहजहां शेख का मछली कारोबार देखने वाले महिदुल मोल्ला से भी पूछताछ हुई है। महिदुल मोल्ला ने शाहजहां शेख की कई अवैध प्रॉपर्टी की जानकारी ईडी को दी है, बताया जा रहा है। संदेश खाली के मामले में ईडी की पूछताछ में महिदुल मोल्ला ने कई खुलासे किए, जिसके बाद ईडी ने आज दूसरी बार शाहजहां शेख की पत्नी तस्लीमा बीबी को तलब किया। सूत्रों के मुताबिक तस्लीमा बीबी के नाम पर कई जमीनें, होटल और गेस्ट हाउस की जानकारी मिली है कि ये सभी प्रॉपर्टी 2015 से 2019 के बीच खरीदी गई। तस्लीमा बीबी ने ईडी को बताया कि उन्हें इन संपत्तियों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। सूत्रों के मुताबिक पत्नी के नाम पर की गई शाहजहां शेख की करोड़ों की संपत्तियों को ईडी जब्त कर सकती है। सीबीआई जांच शुरू होने के बाद संदेश खाली का सच सामने आने में माना जा रहा है कि ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। लेकिन जिस तरह से संदेश खाली का मुद्दा उठा, उसके बाद अब यह मामला बंगाल में चुनाव का बड़ा मुद्दा बन गया है। पीएम मोदी संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से मुलाकात कर चुके हैं। संदेश खाली की एक पीड़ित महिला को तो बीजेपी ने लोकसभा का टिकट दे रखा है। बंगाल में पीएम मोदी भी अपनी रैलियों में संदेश खाली पर और आज गृह मंत्री अमित शाह भी बंगाल में थे। उन्होंने भी संदेश खाली के मामले पर ममता सरकार पर निशाना साधा। अमित शाह ने सीएम ममता बनर्जी पर सीधा आरोप लगाया कि वो संदेश खाली के गुनहगारों का साथ दे रही हैं। हाईकोर्ट के आदेश का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद संदेश खाली में एक्शन हो रहा है।
सुनिए अमित शाह को, उन्होंने बंगाल में क्या कहा, फिर बताऊंगा कि संदेश खाली मामले में सीबीआई जांच को लेकर ममता बनर्जी की पार्टी ने क्या कहा। ममता दीदी, आप तो महिला मुख्यमंत्री हो, एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूं, संदेश खाली जैसी शर्मनाक घटना में भी आप पॉलिटिक्स कर रही हो। सालों तक आपके नाक के नीचे महिलाओं पर अत्याचार होता रहा, तृणमूल कांग्रेस के गुंडे अत्याचार करते रहे। जब इसको पकड़ने गए, ईडी पर पथराव किया, जब हाई कोर्ट ने कहा तब सरेंडर किया। मैं आज ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, कुछ तुष्टीकरण कर वोट लेने के लिए संदेश खाली के गुनहगारों को लिए आप बचा रही हो, मगर पूरे बंगाल की माताएं बहनें ये देख रही, जान गई है कि आप संदेश खाली के गुनहगारों के साथ। सीबीआई जांच का आदेश कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया है, इसलिए ममता सरकार खुलकर विरोध भी नहीं कर सकती। अब तो बंगाल सरकार को यह डर भी सताने लगा होगा कि मामला खुलेगा तो जांच की आंच पार्टी पर भी आ सकती है। इसलिए टीएमसी नेता कुणाल घोष कह रहे हैं कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, लेकिन अगर किसी जगह से नियमित तौर पर सीबीआई जांच का आदेश दिया जाता है तो हमें एक और अभिजीत गांगुली से डर लगता है। वहीं बीजेपी कह रही है कि शाहजहां शेख को लगातार बचाया जा रहा था। अब ममता सरकार को जनता के सामने जवाब तो देना ही होगा। एक बार सुनिए स्मृति ईरानी को। अच्छा, वो सुना उससे पहले ईडी और अब सीबीआई दोनों संदेश खाली मामले में टीएमसी पर लगातार हमलावर बीजेपी जो है वो कह रही है कि भाई ईडी और अब सीबीआई दोनों की जांच के बाद टीएमसी बैकफुट पर है। टीएमसी को बीजेपी पर काउंटर का कोई मौका तो मिल नहीं रहा, इसलिए आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। पिछले कई दिनों से इसे लेकर सड़कों पर ड्रामा भी चल रहा है। टीएमसी नेता धरना दे रहे हैं और ईडी, सीबीआई, एनआईए के डायरेक्टर्स को हटाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन बंगाल में अब जो होगा वो सबके सामने होगा और कि बंगाल चुनाव पर इसका बड़ा इंपैक्ट भी पड़े। पाठशाला में अब चूंकि चुनाव की बात हो रही है तो चुनावों पर अगला चैप्टर, बीजेपी की 10वीं लिस्ट में वो कौन से नाम जो यूपी में गेम पलट देंगे। लाखों वोट से जीत बेकार पब्लिक से दूर रहने वालों को कैसे नरेंद्र मोदी ने निपटा दिया, अब इसका चैप्टर। नरेंद्र मोदी चुनावी लड़ाई में अपने नाम और काम से सिर्फ विपक्ष को ही नहीं निपटाते, अपने सांसदों को भी निपटा देते हैं, जो नरेंद्र मोदी के नाम पर जीत तो लाखों वोटों से जाते हैं लेकिन फिर पब्लिक से दूर हो जाते हैं। ऐसे नेताओं को फिर टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। बीजेपी की नई लिस्ट में ऐसा ही हुआ, जिसमें कई बड़े बड़े चेहरों का टिकट कट गया है बॉस, और नए लोगों को मौका दिया गया है। आज ही बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 10वीं लिस्ट जारी की, जिसमें 9 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया। बीजेपी की इस लिस्ट में उन सीटों पर उम्मीदवारों का नाम घोषित किया गया है जो वीआईपी सीट कही जाती है। पहले आप यह देखिए कि बीजेपी की 10वीं लिस्ट में किसे कहां से टिकट मिला है। बीजेपी की 10वीं लिस्ट में उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर कैंडिडेट घोषित किए गए। बंगाल की 1 सीट पर कैंडिडेट का ऐलान हुआ है। चंडीगढ़ सीट पर भी उम्मीदवार का नाम जारी कर दिया गया। इन 9 सीटों पर किसे टिकट मिला, सुनिए, बड़ा दिलचस्प है ये भी। दरअसल पहले आपको यूपी का हिसाब बताता हूं। यूपी की मैनपुरी से जयवीर सिंह ठाकुर को टिकट दिया गया है। इलाहाबाद से नीरज त्रिपाठी को टिकट मिला है। बलिया से नीरज शेखर को टिकट मिला। इसके अलावा से पारसनाथ राय को टिकट दिया गया है। मछली शहर से बीपी सरोज को टिकट दिया गया। फूलपुर से प्रवीण पटेल का नाम है। कौशांबी से विनोद सोनकर चुनाव लड़ेंगे। बंगाल के आसनसोल से एसएस आहलूवालिया को टिकट मिला है। चंडीगढ़ से संजय टंडन चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है इनमें से कुछ नेताओं के नाम आपने पहली बार सुने, लेकिन जिनके नाम कटे उनके नाम तो आप कई बार सुन रहे होंगे। इन 9 सीटों पर बीजेपी ने किस किस का टिकट काटा और किसे फिर से रिपीट किया है वो भी सुनिए। चंडीगढ़ में 2019 में किरण खेर जीती थी, लेकिन इस बार किरण खेर का टिकट कट गया। मैनपुरी 2019 में प्रेम सिंह शाक्य लड़े थे, जो मुलायम सिंह से हार गए थे। इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला है। इलाहाबाद 2019 में रीता बहुगुणा जोशी यहां से जीती थी, जो पहले कांग्रेस में हुआ करती थी, फिर बीजेपी में आई। इस बार उनका भी टिकट कट गया है।
बलिया 2019 में वीरेंद्र सिंह यहां से जीते थे, इस बार उनका टिकट काट दिया गया है। गाजीपुर 2019 में बीजेपी के मनोज सिन्हा यहां से लड़े थे, जो अफजाल अंसारी से हार गए थे। अब मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के एलजी हैं, तो वहां से दूसरे को टिकट दिया गया। मछली शहर 2019 में बीपी सरोज यहां से जीते थे, इस बार भी बीपी सरोज को फिर से यहां से टिकट दिया गया है। फूलपुर 2019 में केसरी देवी पटेल जीती थी, इस बार उनका टिकट काट दिया गया है। कौशाम्बी में 2019 में विनोद सोनकर जीते थे, उन्हें फिर से टिकट। आसनसोल में 2019 में बाबुल सुप्रियो जीते थे, बाद में वो टीएमसी में वापस चले गए, तो अब वहां से दूसरा उम्मीदवार उतारा गया है। यानी बीजेपी ने 9 सीटों में से सिर्फ 2 सीट पर कैंडिडेट रिपीट किया है, बाकी पर कैंडिडेट बदल दिए गए। अब आप यह भी देखिए कि बीजेपी अपने मौजूदा सांसदों के टिकट काटने में एक पैसे का संकोच नहीं करती। अगर बीजेपी को लग रहा है कि मौजूदा सांसद के खिलाफ शिकायतें हैं और वो जीत नहीं पाएगा, या जनता को ये नहीं भाई मौका मिलना चाहिए कि भाई अब नरेंद्र मोदी को जिताना है तो इस आदमी को भी देना पड़ेगा, भले इससे खुश हैं कि नहीं है, तो नरेंद्र मोदी को लग रहा है कि ये विकट स्थिति पब्लिक के सामने नहीं आनी चाहिए, तो इन लोगों का टिकट कट जाना है। जबकि दूसरी पार्टियों में सिटिंग एमपी का टिकट कटने पर क्या होता है आप जानते ही हैं। अब अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी ने कुल 427 सीटों पर कैंडिडेट उतारे, 427 अभी तक। इनमें से 110 मौजूदा सांसदों का टिकट दिया। क्या कोई और दूसरी बड़ी पार्टी इतनी बड़ी संख्या में अपने सिटिंग सांसदों का टिकट काट सकती है? इतने में तो बवाल मच जाएगा पार्टी। लेकिन यह बीजेपी का अनुशासन है कि टिकट कटने के बाद भी नेता उसे स्वीकार कर लेते हैं। भाई कई जगहों पर ऐसा है कि नए लोगों को मौका देना है, बहुत बार से आप हैं, दूसरे को मौका दीजिए। कई जगह फीडबैक अच्छा नहीं है तो उनका टिकट कट रहा है। अगर सीटों की बात करें तो यूपी में जिन सीटों पर सबकी निगाहें टिकी हैं उनमें मैनपुरी सीट भी शामिल है। मैनपुरी समाजवादी पार्टी की पारंपरिक सीट है और यहां मुलायम परिवार का दबदबा रहा है। बीजेपी ने मैनपुरी से जयवीर सिंह ठाकुर को टिकट दिया, जो अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को चुनौती दें। तो मैनपुरी की लड़ाई को समझिए जरा। 2019 में मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से जीते। मुलायम सिंह यादव को 5,24,926 वोट मिले। उनके निधन के बाद 2022 में मैनपुरी में उपचुनाव हुए। डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव में टिकट दिया। उपचुनाव में डिंपल यादव की जीत हुई। डिंपल यादव 6,18,120 वोट पाने में कामयाब रहे, जबकि बीजेपी के रघुराज सिंह शाक्य को 3,29,659 वोट मिले। डिंपल यादव इस बार भी जीत का दावा कर रही हैं, जबकि बीजेपी के कैंडिडेट जयवीर सिंह ठाकुर का कहना है कि 2022 में डिंपल सहानुभूति की वजह से जीत गई, लेकिन इस बार डिंपल की राह आसान नहीं होने वाली। सुनिए दोनों नेताओं को, फिर आपको बताऊंगा कि इलाहाबाद से रीता बहुगुणा जोशी का टिकट क्यों कट गया। अच्छी बात है कि उन्होंने अपने मंत्री को उतारा है और कोई ना कोई कैंडिडेट तो आना ही था, कोई भी आता हो, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। श्रद्धांजलि देने का काम किया था। उसी श्रद्धांजलि में मैनपुरी की जनता की आहुति श्रद्धांजलि के रूप में उन्हें मिली थी। वो वहां तक चुनाव सीमित था, ना कोई मुद्दा था, ना विषय था। लेकिन अब बहुत समय गुजर चुका, स्थितियां बदली हुई हैं। आज की तारीख में आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार देश की बागडोर देने का, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सुशासन का संदेश देने का, जन कल्याणकारी योजनाओं का असर है, उसको हम लोग धरातल पर जन जन तक पहुंचा करके उस किले को ढाने का काम करेंगे। इलाहाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी ने वर्तमान सांसद रीता बहुगुणा जोशी का टिकट काटकर नीरज त्रिपाठी को टिकट दिया। नीरज त्रिपाठी बीजेपी के बड़े नेता केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे हैं और केसरीनाथ त्रिपाठी की ही तरह नीरज त्रिपाठी भी वकील हैं। टिकट मिलने के बाद नीरज त्रिपाठी ने पिछली बार से भी बड़ी जीत का दावा किया, लेकिन सवाल यह है कि रीता बहुगुणा जोशी का टिकट कटा क्यों भाई? रीता बहुगुणा जोशी को लेकर इलाहाबाद से रिपोर्ट बहुत पॉजिटिव नहीं थी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि रीता बहुगुणा जोशी कार्यकर्ताओं से उतना मिलती नहीं थी। 2022 से ही बीजेपी में रीता बहुगुणा का विरोध शुरू हो गया था। पिछले विधानसभा चुनाव में रीता बहुगुणा अपने बेटे के लिए टिकट मांगती रह गई थी। उस समय रीता बहुगुणा जोशी ने बगावती तेवर भी दिखाए थे। इन सारी वजहों से इस बार रीता बहुगुणा जोशी को टिकट नहीं मिला है, यह कहा जा रहा है। यूपी की गाजीपुर लोकसभा सीट पर भी लोगों की निगाहें थी कि बीजेपी यहां से किसे टिकट देती है भाई मुख्तार की मौत के बाद, क्योंकि